ओके तो चलिए आज शुरू करते हैं सैंपल पेपर नंबर 3। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को 2 सैंपल पेपर करवा दिए हैं। अब बात करते हैं सैंपल पेपर नंबर 3 की। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपके पास रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम से क्वेश्चन है। फटाफट देखते हैं इसमें क्या कहा जाता है। इसमें कहते हैं फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है और इसका हमसे फैक्टर पूछा गया हुआ है। वैसे आप रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम से भी आप बोल सकते हैं इसको, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी बोल सकते हैं। वैसे पॉलिनोमियल बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहना सही नहीं रहेगा, तो इसको हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसे आप बोल सकते हो, बट ठीक है कॉन्सेप्ट दोनों आपका लगाओगे तो एक ही बात बनेगी, कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इनका तुरंत मिडिल टर्म करना शुरू कर देंगे, और मिडिल टर्म अगर इसका हम करना शुरू किए तो थोड़ा सा जो टाइम है हमारे पास ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो एमसीक्यू के अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन को अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि हमसे बोल रखा है कि ये फैक्टर है कौन सा। तो फैक्टर कब होता है? जब उसमें से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे कि x - 1 = 0 रखना है, x की वैल्यू 1 आया। अगर मैं 1 इसमें पुट कर दूं और अगर मुझे 0 मिल जाए, अगर मुझे 0 मिल जाए तो बस हमारा काम ही बन गया भाई। अगर 0 मिल गया तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा, बस इतना हमें चेकआउट करना है। तो अगर हर एक का भी अगर आप नोटिस करें तो सब में से x की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से -2 निकलेगा, 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा। चारों को पुट करके यहां पे चेकआउट करना मतलब बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग अगेन हो जाएगा। तो फिर से हम दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे कि भाई ये सभी के सभी क्या पॉजिटिव है। यहां से x की वैल्यू 1 आएगी, यहां से 2 आएगी, यहां से 3 आएगी, तीनों वैल्यूज क्या है हमारे पास पॉजिटिव है। अगर इनको मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं तो कभी भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि पॉजिटिव 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 एक लार्जर नंबर दे देगा। मतलब ये आंसर और ये आंसर कभी हो ही नहीं सकता। हमारा आंसर ये परफेक्ट हो जाएगा। आप यहां से x की वैल्यू निकालें, इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू क्या आएगी -2। यहां पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं -2 तो 2 इंटू -2 का स्क्वायर 4, बीच में प्लस 10 इंटू माइनस का 2 और प्लस का 12, ये कितना बना 8। ये कितना बना -22 और ये प्लस का 12, -20 बनेगा नॉट 22। ये हो जाएगा आपके पास 20 और ये माइनस का 20 क्या आ गया 0। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा जो है वो अप्रोच करना सीखना पड़ेगा एमसीक्यू के अकॉर्डिंग। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। अगर हमसे फैक्टर पूछा होता और डायरेक्टली 1 मार्कर का क्वेश्चन अलग से होता, एमसीक्यू नहीं होता, 2 मार्कर का क्वेश्चन होता, तो हम डायरेक्टली इसको क्या करते, मिडिल टर्म करते, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। और उसमें भी थोड़ा सा और बच्चे फंसते, अगर इसका डायरेक्टली मिडिल टर्म करने के लिए जाते तो फंसते। क्यों फंसते? क्योंकि उनको मल्टीप्लाई करके नंबर ग्रेटर मिलेगा, थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो सकती थी। तो मैंने यहाँ पे एक और चीज नोटिस करा कि मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया। जैसे मैंने यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो x² + 5x + 6 आया। अब ये इतना छोटा हो गया कि आप आराम से इसको जो है मिडिल टर्म कर सकते हो। तो क्वेश्चन किस तरीके से गिवन है, कितने मार्क्स का गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहां पे अप्रोच करना सीखना है। आइए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा जाता है इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 20, तो a की वैल्यू दे दिया आपसे 20। नेक्स्ट आपके पास कॉमन डिफरेंस रेशियो r दे दिया, r की वैल्यू आपके पास 4 है। देन वी हैव टू फाइंड द फिफ्थ टर्म। वी नो दैट फिफ्थ टर्म a5 या फिर इसे हम क्या बोलते हैं t5, टर्म नंबर 5। इसका फॉर्मूला क्या होता है a(r⁻n-1), मतलब अगर n होता तो अभी n-1 तो 5 बोल सकता हूं, तो 5 - 1 तो कितना लिख दो 4। तो डायरेक्टली मैं a5 को क्या लिख सकता हूं a(r⁴। a की वैल्यू कितनी भाई हमारे पास 20 है, 20 रख दिया। r की वैल्यू कितनी है 4 है, तो यहां पे हमने 4 रख दिया। 4 की पावर कितनी हो गई 4, बस 4 की पावर 4 करो, जो भी आता है उसे 20 से मल्टीप्लाई करो और मौज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमसे कहा जाता है इफ -a इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। देखो भाई इधर देखो, if -a is a solution of this quadratic equation then find the value of k। कहीं ना कहीं इस टाइप का एक एमसीक्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके पास हमेशा जो है वो देखने को मिलता ही मिलता है। तो हमसे क्योंकि -a को बोला है कि इसका सॉल्यूशन है, इसको एक और तरीके से लिख सकता था, सॉल्यूशन की जगह पे भी लिख देता रूट, नो प्रॉब्लम। दोनों ही क्वेश्चन आपके पास सेम ही है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, रूट बोले या फिर सॉल्यूशन बोले। तो इसका सिंपल मीनिंग है, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली ये वाला हो गया, ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया कि भाई यहां से x की वैल्यू -2 निकाला था, तो -2 इसका क्या फैक्टर है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि -2 इसका क्या सॉल्यूशन है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो -2 इसका क्या रूट है। तो ये तीनों चीजें एक चीज हो जाती है। तो इस वाले केस में हमारे पास एक तरीके से वही क्वेश्चन हो गया। तो अगर मैं -a यहां पे पुट करता हूं तो मेरे पास जो भी आंसर मिलेगा वो इक्वल टू 0 आएगा, जो कि दे भी रखा है इन्होंने, इक्वेशन दे रखा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देता तो भी मैं इक्वल टू 0 जरूर रखता, क्योंकि ये इसका क्या है फैक्टर है, क्या है सॉल्यूशन है या फिर क्या है रूट है। तो पुट कर देता हूं तो आ जाएगा -a² x की वैल्यू प्लस 3a एज इट इज रहेगा, और a की जगह पे -a और फिर प्लस का k। यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी, खत्म बात। चलो भाई
माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ए का स्क्वायर प्लस में, वैसे ही माइनस का हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर प्लस का k इक्वल टू 0। के की वैल्यू निकाला, कितना आ गया, इनको सॉल्व करेंगे, माइनस 2a स्क्वायर राइट साइड भेज दो तो प्लस का 2a स्क्वायर, कहीं है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें देखते हैं, इसमें कहा जाता है रेना परचेजेस द आर्टिकल फॉर 5310 रुपीस व्हिच इंक्लूड्स 10% रीबेट ऑन द मार्केट प्राइस एंड 18% जीएसटी। ओके, उसके बाद हमसे कहा जाता है ऑन द रिमेनिंग प्राइस, स्पेसिफाई कर दिया। अगर स्पेसिफाई नहीं करता तो भी आपको ध्यान रखना है कि जो जीएसटी लगता है, जो टैक्स लगता है बेसिकली, वो हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस पे लगता है। फिर हमसे कहा जाता है फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट होगा जिसमें पहले 10% का डिस्काउंट मिला, रिबेट मतलब डिस्काउंट है यहाँ पे, उसके बाद फिर उसमें 18% जीएसटी जोड़ दिया। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है कि अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास 100 रुपीज का कोई सामान था जिसमें पहले मुझे 10% का डिस्काउंट दिया, 10% माइनस कर दो तो कितना बचा, 90 रुपीज। फिर इसमें हमें क्या करना है, 18% जीएसटी जोड़ देना है, तो इसका 18% निकाल कर जोड़ देंगे। सो दिस इज द फाइनल प्रोसीजर। आप कह सकते हैं सिंपलेस्ट वे में समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो मुझे नहीं पता कि कितना मार्क प्राइस था, तो मार्क प्राइस को हम ले लेंगे x। वैसे तो इसको 1 मार्कर के क्वेश्चन में नहीं देना चाहिए था, बट दे दिया तो भाई करना पड़ेगा। लेट x बी द मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस हमने ले लिया। अब इस मार्क प्राइस में से हमें माइनस करना पड़ेगा पहले तो डिस्काउंट, तो डिस्काउंट माइनस करो भाई, तो 10% ऑफ x, और जो भी आएगा इसमें, जो भी आएगा उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, कितना, 18% ऑफ किसका, ध्यान रहे किसका, जो माइनस करके आया होगा डिस्काउंटेड प्राइस ऑन द रिमेनिंग प्राइस ऑफ ये पूरी चीज। तो x पर x ऑफ x माइनस x परसेंट, सॉरी 10% ऑफ x, ऐसा कुछ सिस्टम जो आपको देखने को मिलेगा। ये कॉम्प्लिकेटेड हुआ, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके आपको समझाता हूँ क्या आने वाला है। इसको लिखूंगा 10% बाय 100, मतलब 10% को 10 बाय 100 लिखूंगा, 0 0 कैंसिल, और ऑफ x को मल्टीप्लाई x लिख लेते हैं। इनको एलसीएम लिया, कितना आ गया, 9x बाय 10 आ गया, सिंपल हो गया। प्लस में 18% तो 18 बाय 100 कर देंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, और इसको भी सॉल्व किया तो 9x बाय 100 आया, बोलो हाँ या नहीं, सॉरी 9x बाय 10 आया था। अब ये टोटल अमाउंट किसके इक्वल है, 5310, इस वाले अमाउंट के इक्वल है जितने का रेना ने इस चीज को परचेज किया, राइट। चलो भाई अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करना है भाई, और क्या ही करना पड़ेगा। चलो तो ऐसा करते हैं, 0 0 0 सबको ऊपर भेज देते हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 आपके पास इधर देखने को मिल जाएगा। अभी मत भेजो, पहले एलसीएम ले लो लेफ्ट हैंड साइड पे, उससे भी पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या ही आएगा, 9x बाय 100, सॉरी 10 आ जाएगा, प्लस में 18 दें 180, 18 में 162, 162 टाइम्स x डिवाइडेड बाय 1000 आया, ठीक है, 1000 आया। अब क्या करोगे, नीचे 1000 बना लेते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, ऐसा करने के लिए। अब ऐड हो जाएंगे ये, तो ऐड होने के बाद मेरे पास कितना बचाएगा नीचे, ऐसा कुछ हो जाएगा, इसको ऐड कर देते हैं, 1062 हो जाएगा टाइम्स x डिवाइडेड बाय 1000, और इज इक्वल टू 5310, ठीक है। तो 1062x डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 5310। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1062 टाइम्स x डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 5310। ये जीरोस इधर भेज दो भाई, 3 0 आ जाएंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 531000 डिवाइडेड बाय 1062। इसको काटाकाटी करें, जो भी आंसर आएगा वो आपके पास परफेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। कर तो क्या, चलो करते हैं। चलो छोटे छोटे नंबर से काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं, 5 कितने से आ जाएगा, 3 1। इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्टली कट जाएगा, है ना। तो ऐसा कर लेते हैं, इसको लिख दो 2 इंटू 5310, समझ में आई इतनी बात, ठीक है। चलो अब यहां से इसको कैंसिल आउट कर सकता हूं, तो मेरे पास बचा कितना, ये 4 0 बचेगा या 3 0 बचेगा, देख लेना एक बार। यहाँ पे 5000 आ रहा है ना, तो 5310 था यहाँ पे, क्या 0 नहीं था, 531 बचेगा, ठीक है। इससे इसको काटो, 10000 बचा, 2 से कैंसिल करो, कितना आ गया, 5000 आ गया। तो आपके पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलो भाई नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। देखो भाई इधर देखो क्या जाता है इसमें, इन द गिवन फिगर PQ इज अ कोड, हमें PQ दिख रहा है, PQ ये रहा हमारे पास, PQ एक कोड दिख गया। फिर हमसे कहा जाता है
विद सेंटर ओ, सेंटर आपके पास यहाँ पे है, ठीक है। पीटी आपके पास एक टेंजेंट है, ये वाली पूरी चीज की आपके पास टेंजेंट है, इधर एक्सटेंड किया हुआ है, नो प्रॉब्लम। फिर हमसे कहा जाता है क्यूपीटी 60 डिग्री है, क्यूपीटी आपको साफ साफ दिख रहा है, ये वाला एंगल क्या आपके पास 60 डिग्री है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा पीआरक्यू की वैल्यू निकालना है। कहां है भाई पीआरक्यू, पीआरक्यू ये है। काफी इजी क्वेश्चन है, बट यहाँ पे बच्चे के माइंड में हो सकता है स्ट्राइक ना करे डायरेक्टली, बट मैंने आप लोगों को समझाया हुआ, कई बार समझाया हुआ है कि अगर मेरे पास एक सर्कल है और अगर मेरे पास एक कोड है और कोड के किसी भी एंड से अगर आपने एक टेंजेंट बनाया और कोड और टेंजेंट के बीच में अगर कोई एंगल बनता है तो हमेशा किसके इक्वल होता है, जहां पे भी ये जो कोड है वो रिमेनिंग पार्ट पे कहीं पे भी एक एंगल बना रहा होगा उस एंगल के इक्वल होगा। इट मींस इफ दिस एंगल इज x देन दिस एंगल विल आल्सो बी x। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो यहां के अकॉर्डिंग अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूं तो ये रहा मेरे पास कोड, ये रहा मेरे पास टेंजेंट, ये रहा उनके बीच का एंगल, ये वाला। अब यहाँ के अकॉर्डिंग अगर मैं नोटिस करता हूं तो ये वाला कोड कहीं ना कहीं इधर कोई एंगल बनाएगा। भाई यहाँ मतलब इसको मत मानने ना, सेंटर वाला रिमेनिंग पार्ट पे कहा जाता है, ठीक है ना, कि भाई इसने यहाँ पे बना दिया ना, बिल्कुल नहीं। तो अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया मेरे पास 60 हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि हमने यहाँ का एंगल पता किया बट हमें निकालना क्या है पीआरक्यू, पीआरक्यू दिस एंगल वी हैव टू फाइंड। लेकिन यहाँ से हमें एक चीज और पता चल गई, पी क्यू आर, लेट्स से दिस इज एस, तो पीआरक्यूएस ये वाला जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, इस एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है। कौन सा स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है ना, तो सप्लीमेंट्री होता है। तो अगर ये 60 है तो ये एंगल कितना बच गया 120। तो ये हम बिना कुछ किए जो है वो पता कर सकते हैं नॉर्मली, बट ठीक है हमने करके देख लिया। नेक्स्ट की बात करते हैं भाई, इसमें हमसे कहा जाता था सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन इन इक्वेशन, ये आपके पास x की वैल्यू निकालनी है। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। 37 को ऐसे ही रखते हैं, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x और माइनस का 5 इज ग्रेटर देन 9x, और माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 8x और प्लस का 24 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हम सिंपलीफाई कर देंगे। चलो भाई 37 में 5 चला जाएगा, बच जाएगा 32 माइनस का 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस का 24 आ जाएगा। 3x दोनों साइड प्लस कर दो तो आ जाएगा 32 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x प्लस होगा तो 4x हो जाएगा, और इधर कैंसिल ही हो जाएंगे प्लस का 24 इधर ले जाता हूं तो 8 हो जाएगा मेरे हिसाब से, है ना, 8 बच जाएगा ग्रेटर देन, और ये आ जाएगा मेरे पास 4x, 4 से डिवाइड कर दूंगा तो इधर 2 बचेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ पे x आ जाएगा। सो x इज लेस देन और इक्वल टू 2 है। देखो x इज लेस देन और इक्वल टू 2 है, मतलब मैक्सिमम 2 है, 0 1 2 मैक्सिमम 2 है, और इससे a इंक्लूडेड भी है, ये क्या इंक्लूडेड भी है, उससे सारी चीजें लेस है, कहां तक माइनस इंफिनिटी तक। तो ये आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से लेकर 2 तक। माइनस इंफिनिटी में कभी भी आप इंक्लूडेड साइन नहीं लगाते हो, लेकिन जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज होते हैं उसमें हम लगाते हैं। सो द ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये हमारे पास हो गया। इसमें हमसे कहा जाता है इफ मीन ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इधर देखो भाई, कहा जाता है 5 9 11 13 3 4 एंड 3x एंड 3 4x एंड 8 है, इनका मीन हमें गिवन है। मीन गिवन है तो हमसे क्या बोल रखा है, x की वैल्यू निकाल दो। वेरी सिंपल, हमें पता है अगर सिंपल ऑब्जर्वेशंस गिवन होते हैं तो उस केस में जो मीन होता है क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो इफ वी ऐड ऑल दिस, तो ऐड करेंगे 9 पर 14 14 3 17 4 21 और 11 32 और 40 और प्लस x, ये हो जाएगा मेरे पास 40 प्लस x। ये कर दिया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 1 2 3 4 5 6 7 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो किसके इक्वल आएगा 6 के, क्योंकि मीन हमें कितना दे रखा है 6, और हमने मीन ही निकाला ही, बस यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे। कितनी आ गई 2, खत्म बात, आंसर आ गया 2। ठीक है, 7 से 42 40 उधर माइनस कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चुपचाप सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास मिस्टर जॉन गेट्स दिस मच अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर, ओके, एट द रेट ऑफ 14% पर एनम इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, द मंथली इंस्टॉलमेंट इज, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है जो मंथली इंस्टॉल किया जाता है वो वाला अमाउंट। ठीक है, ओके, तो इसमें कहा जाता है भाई इतना एट द एंड ऑफ 1 ईयर, मतलब ये क्या आपके पास मैच्योरिटी वैल्यू है। तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई n प्लस में जो भी आपके पास इंटरेस्ट होता है वो चीज। ओके, इसमें आपके पास पता है बैंकिंग वाले चैप्टर में हमारे पास 2 ही फॉर्मूले गिने चुने है, वही हम घुमा फिरा कर लगाएंगे, हमारा काम बन जाएगा। और रेट दे रखा है, तो मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है, पी की वैल्यू।
तो मैच्योरिटी की जगह 6455 रख देता हूँ। प्रिंसिपल हमें निकालना है, 1 ईयर के लिए बोला है, तो कितने मंथ्स हो जाएंगे? 12 मंथ्स। क्या हमें इंटरेस्ट पता है? नहीं पता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड द इंटरेस्ट। ठीक है, चलो भाई। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे पास भाई? P मल्टीप्लाई n ब्रैकेट n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/12 इंटू रेट बाई 100। ठीक है, क्योंकि हमें प्रिंसिपल नहीं पता तो प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल ही रखना पड़ेगा। इंटू n हो जाएगा 12 और 12 प्लस 1 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/12। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14 ना? यस, 14 डिवाइडेड बाई 100। कैंसिल कर लेते हैं भाई, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। 2 से इसको अगर मैं कैंसिल कर देता हूँ, 2 से इसको कर दूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 7 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बचा भाई? नहीं बचा कुछ। तो आई की वैल्यू आ गया आपके पास 1391 x, 1391 नॉट x, हमने p रखा, p ले लेते हैं डिवाइडेड बाय 100। चलो भाई इसको फिक्स कर लेते हैं। हेलो, आ जाओ भाई। ठीक, ओके। सो हमने क्या करा? इंटरेस्ट निकाल लिया था, तो इंटरेस्ट को हम यहाँ पे रख देते हैं। अब क्या करेंगे भाई? यहाँ से सॉल्व करके हम क्या करते हैं? निकाल लेते हैं वैल्यू को, p की वैल्यू। वही हमें निकालना है 6455 दैट विल बी इक्वल टू, मैं यहाँ से p कॉमन ले लेता हूँ भाई, सिंपल पड़ जाएगा हमारे लिए। और एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 1200 प्लस 91 डिवाइडेड बाय 100। खत्म बात। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 6455 और ये हो जाएगा p। उसके बाद क्या करता हूँ? देखो जब नीचे वाला ऊपर भेज देता हूँ और ऊपर वाले मैं नीचे ले आऊँ, ऊपर वाले नीचे, तो कितना हो जाएगा? 1291। बस हमें इसको काटापीटी करना है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हमारे हाथ में। क्लियर है? तो सिंपल ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक एमसीक्यू में है, नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा लेंथी है, इसमें कोई मतलब डाउट वाली बात नहीं है। बट ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में भी देखने को मिलेगा। अभी कराऊंगा मैं थोड़ी देर के बाद, राइट? जैसे एमसीक्यू खत्म होगा तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, एग्जैक्टली 3 मार्क्स का। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा जाता है a solid cylinder of radius r and height h is placed over the cylinder of same height and radius, then the total surface area of the shape so formed। तो वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्टली आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया? फॉर्मूले पूछा गया, डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा है। बट दिमाग लगाइएगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है जब चैप्टर करवा रहा था कि कभी भी हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर में किसी भी क्वेश्चंस के लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला याद करके नहीं रख सकते। एट द टाइम हमें बनाना पड़ेगा कि डिपेंडिंग अपॉन की क्या कंडीशंस गिवन है। तो इसमें हमसे कहता है कि भाई एक आपके पास सिलेंडर है जिसकी रेडियस और हाइट r और h है, तो हमने माना इसका रेडियस r है और इसकी हाइट हमने h ले लिया। फिर इसमें हमसे कुछ कुछ चीजें कही गई है, ध्यान से समझना है। और उन चीजों में से हमसे सबसे पहले बोला है कि एक और हमारे पास सिलेंडर है जो कि सेम हाइट और सेम रेडियस का है और उसको हमने इसके ऊपर रख दिया है। नाउ देन वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो अब यहां पे मैं आपको समझाता हूं कैसे करेंगे। एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम हाइट भी एंड रेडियस भी। इसका भी रेडियस वही आ रही है, हर जगह आ रही है, और इसकी भी हाइट कितनी है? h। अब हमें इस पूरे सिलेंडर का क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया का मीनिंग होता है कि आप कहां कहां पर पेंट करेंगे और कुछ नहीं। कभी भी टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला जाए तो आप देख लेना कि कहां कहां पे पेंट करा जाएगा। आपसे अगर मैंने बोला कि अगर मेरे पास एक हॉलो पाइप है और आपको मैंने बोल दिया इसमें 2 कंडीशन गिवन हो सकते हैं। पहली चीज, थिकनेस जो है, इसकी जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है। दूसरी चीज दी हुई हो सकती है कि जो थिकनेस है वो गिवन है, कुछ ना कुछ गिवन होगी, नो प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ गिवन होगी, थिकनेस है उसकी। तो दोनों के केस में फॉर्मूले अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैंने थिकनेस को एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है ना, तो कुछ सिलेंड्रिकल चीज ले लेते हैं। अगर हमने थिकनेस को एक्सक्लूड कर दिया, जैसे कि मेरे पास ये वाला पाइप है, ये तो निकलेगा ये सिलेंड्रिकल तो है, मजा नहीं आएगा इसमें। चलो इसको समझ लेते, एक एंड समझ में आ जाएगा। जैसे कि मेरे पास ये है, ये ढक्कन है, ये इसको एक एंड को समझ लेते हैं, ये सिलेंडर का ये वाला ऊपर वाला एंड समझ लेते हैं, या फिर ये वाला एंड समझ लेते हैं। अगर मैं ये वाली जो साइड वाली चीजें, अगर मैं इसकी थिकनेस को इग्नोर कर दूं तो मुझे इस वाले कॉर्नर पे, इस वाले यहाँ पे चारों साइड पेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बट अगर मैं इसकी थिकनेस को इंक्लूड कर लूं तो मुझे ये वाली पेंट भी, इस वाले पोर्शन को भी पेंट करना पड़ेगा, तो वो सरफेस एरिया का फर्क पड़ जाएगा और फॉर्मूले में चेंज करना पड़ेगा हमें। तो फिर उसी तरीके से हमें यहाँ पे अभी देखना है कि कहाँ पे हमें पेंट करना पड़ेगा। इस केस का अलग है, ये वाली चीज अभी समझते हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, फिलहाल मैं जो पेंट करूंगा अलग कलर से दिखा देता हूँ कहाँ पर पेंट करेंगे। तो सबसे पहली चीज यहां पे कर देते हैं, ये वाला पोर्शन है। इन्होंने वैसे तो बोला नहीं कि क्लोज है क्या है, बट जनरली मानकर चल लेंगे हम यहाँ पे अभी क्लोज, क्योंकि सॉलिड बोल रखा है। चलो क्लोज नहीं बोले लेकिन सॉलिड बोला, सॉलिड बोला है तो 100% ये क्या मेरे पास क्लोज है। एक यहाँ करना पड़ेगा, एक नीचे वाला पोर्शन में भी करना पड़ेगा। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कि हमें इस वाले पोर्शन पे भी तो करना पड़ेगा, इस वाले पोर्शन पे नहीं, ये वाला पोर्शन बीच में ढक गया। अब यहाँ पे हमें पेंट करने की जरूरत है ही नहीं। और पेंट कहाँ करना पड़ेगा, इधर वाले पोर्शन में, इधर वाले में और इधर वाले में, चारों साइड करना पड़ेगा। तो चारों साइड का क्या हो गया, 2πr/h प्लस में यहां और यहां वाले का 2 सर्कल है, तो एक सर्कल का πr², दोनों का 2। वैसे इस केस में वही फॉर्मूला निकल कर आ गया जो आपने रट्टा मार रखा था, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा ऐसा कंडीशन देंगे तो वही फॉर्मूला जो रट्टा मार रखा है वही आएगा, बिल्कुल भी नहीं। डिपेंडिंग अपॉन कि कहां पे पेंट करना उसके अकॉर्डिंग बोला जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं ऐसा बोल देता कि भाई इसको पलटा के रखा है या फिर थोड़ा सा साइड में रखा है, थोड़ा सा टिल्ट करके रखा है, तो उस केस में फिर अलग हो जाता। तो अभी इसका तो डायरेक्टली कॉमन ले सकते हो, 2πr ब्रैकेट में क्या बचेगा, r+h दिया है कहीं, ये तो कहीं नहीं दिख रहा हमें, है ना। तो ये हाँ ये नहीं दिख रहा, तो आपके पास नन ऑफ दीज भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास शेयर्स एंड डिविडेंड्स है। चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा जाता है। A man purchases 240 shares of face value 40 rupees per share. डिविडेंड आपके पास इतना है और वो रिसीव हुआ है 1 साल के एंड में, तो हमसे रेट ऑफ डिविडेंड पूछा गया है। तो डिविडेंड अगर दिया है तो डिविडेंड का फॉर्मूला लगा लेंगे भाई। तो हमारे पास डिविडेंड का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू इनटू रेट बाय 100। तो रेट यहां से निकालने के लिए बोला गया। डिविडेंड के जगह पे 1680 रुपए गिवन है, रख लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितने बोले, मैन परचेजेस 240 शेयर्स, तो 240 शेयर्स बोलते हैं। फेस वैल्यू डायरेक्टली इन्होंने दे रखा है, बस रेट हमसे पूछा है, बस काटा पीटी करना, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया और क्या बचा, 4 से काट दो। 4 से इसको काटेंगे 4 बार में, 2 बार में इससे काट दो और 24 से काट दो, 4 से काट दो 6 बार में, 4 से कट जाएगा 1 बार में, 0 5 बार में, ठीक है। और 6 से इसको काट दो, तो जो भी आता है हमारे पास डेसिमल में दिया है कि नहीं, डेसिमल में दिया है ना, इसे इसको काट लेंगे तो कितने बार में कटेगा, 1 बार में, 3 35 6 7 42 नहीं कटा, ये तो डेसिमल में आ रहा है, शायद 17.5 आ सकता है। 17 25 कितना होता है, 17 25 85, 17 6 2 3 से 105, हाँ 17.5 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, 17.5 आ जाएगा। ये चीज कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपके पास 11th। इसमें कहा जाता है हमारे पास ये ऑर्डर पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी का ही आप अपडेटेड वर्जन बोल सकते हो कि किस में दिया जाएगा आपके पास, लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे तो सिर्फ ऑर्डर पूछा गया है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन वाले में क्या दीजिए, ऑर्डर के साथ साथ वो मैट्रिक्स भी फाइंड आउट करो, वो आपके पास लॉन्ग फॉर्म में आएगा। तो इसमें कहा जाता है अगर मेरे पास एक्स वाई है तो इसका ऑर्डर देख लेते हैं। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 2 रो है 2:1, और फिर एक मैट्रिक्स हमें नहीं पता क्या है, तो इसका ऑर्डर हम क्या ले लेते हैं, m × n ले लेते हैं। चलो और अगले वाले का इक्वल टू में हमारे पास दे रखा है a 2x2 का मैट्रिक्स, तो देख लो आप अच्छे से। अब हमसे मैट्रिक्स पूछ रखा है ये वाले, इसका इस वाले, इसको हमने a बोल दिया। चलो a का हमसे क्या पूछ रखा है, ऑर्डर पूछ रखा है। देखो सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे 2 चीज हमेशा आपको पता होनी चाहिए कि 2 मैट्रिक्स को कब मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो मल्टीप्लाई करने की कंडीशन होती है कि पहले का जो कॉलम है, ठीक है, वो दूसरे का रो के इक्वल होना चाहिए, तो m की वैल्यू वहीं पता चल गई, खत्म बात, ठीक है, ओके। और दूसरी जो कंडीशन होती है कि मल्टीप्लाई होके जो आएगा, जो भी ऑर्डर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, पता है, पहले का रो 2 इंटू दूसरे का कॉलम n, वो किसके इक्वल आएगा, 2x2 के। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई 2, तो 1x2 का ये होना चाहिए, यही आपका ऑर्डर है, खत्म बात, 1x2 ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अगर आप देखें तो ये डायरेक्टली आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, और थोड़ा सा अगर आप मतलब ऑब्जर्व करेंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं एसएससी में जो भी एनसीईआरटी को थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और ये आपके पास डायरेक्टली एनसीईआरटी का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और ये पूरी तरह से सही है। आप चाहे तो प्रूव करके देख सकते हैं, साइन कॉस में चेंज करेंगे तो ये चीज आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है।
और दूसरा वाला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कभी भी 1 नहीं होता, प्लस होता है तब होता है, आप लोगों को भी पता है। तो ये आपके पास ट्रू हो गया, ये आपके पास फॉल्स हो जाएगा। 12 देखते हैं, इसमें हमसे कहा जाता है द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। तो -2,3 से एक लाइन पास हो रहा है और कहा जाता है कि हैविंग एक्स इंटरसेप्ट 4 यूनिट्स। यहाँ पे बच्चे एक छोटा सा मिस्टेक करते हैं और वो मिस्टेक ऐसा रहता है कि स्टूडेंट्स को पता होता है कि y इज इक्वल टू mx प्लस c जो है वो इंटरसेप्ट फॉर्म है और हम तुरंत ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, काम बन जाएगा। पहली चीज आपको इसमें आपको स्लोप चाहिए, स्लोप आपको पता नहीं, एक पॉइंट पता है। दूसरी चीज यहाँ पे जो इंटरसेप्ट होता है वो y इंटरसेप्ट होता है, x इंटरसेप्ट नहीं होता है। और यहाँ पे जो हमें गिवन है वो क्या है, x इंटरसेप्ट है। तो इस केस में ये फॉर्मूला आपके पास कामयाब नहीं रहेगा। तो हमें फिर से वही दिमाग लगाना पड़ेगा जो हमेशा जनरली मैं बोल देता हूँ कि 1 पॉइंट फॉर्म वाला या फिर 2 पॉइंट फॉर्म होता है तो भी हम 1 पॉइंट फॉर्म की ही बात करते हैं कि स्लोप निकाल लेते हैं, काम बन जाता है, सेम चीज। तो जनरली हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना, इसको इस तरीके से ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज एक पॉइंट है -2,3 कहीं यहाँ पे आएगा -2,3, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है जो एक्स इंटरसेप्ट है वो कितना है आपके पास, 4 यूनिट्स है। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोला है तो 4 एक्स इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या होता है, इंटरसेप्ट का मीनिंग होता है कि एक्स एक्सिस को ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे कट कर रहा है, एक्स इंटरसेप्ट का ये मीनिंग होता है। और अगर वाई इंटरसेप्ट बोले तो कोई भी लाइन होगी वो ओरिजिन से वाई एक्सिस को कितने डिस्टेंस पे कट कर रहा है, ऐसा कुछ। जैसे कि मान लेता हूं पॉजिटिव का मान लेता हूं, कुछ भी मेंशन ना हो तो पॉजिटिव को लेकर चलेंगे। तो एक पॉइंट मैं यहां पे कहीं मान लेता हूं इस तरीके से एक्स एक्सिस को 4 यूनिट के डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट करके चला जा रहा है। तो ये जो 4 है वो इंटरसेप्ट कहलाता है, एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है, ठीक है। चलो वही अगर वाई इंटरसेप्ट होता तो ये वाला कहलाता, ये डिस्टेंस होता अगर वाई इंटरसेप्ट दिया होता तो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 4 आ गई। एक्स की वैल्यू सॉरी ये वाला जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे है तो एक्स की वैल्यू यहां से यहां तक 4 है, फिर वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। 2 पॉइंट पता है, अब हमारे लिए इक्वेशन बनाना इस लाइन का बेहद आसान हो गया भाई। जैसे कि y माइनस का y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1। y माइनस y1 के जगह 3 है, m के जगह पे नहीं पता, निकाल लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। y2 माइनस y1 तो -3, x2 माइनस x1 कितना हो गया, 6 आ गया, कितना आ गया -1/2। तो -1/2 रख देते हैं, x माइनस x1 की जगह -2 है तो ये हो जाएगा +2। इधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2y माइनस का 6 इज इक्वल टू -x और माइनस का 2। अंदर ले आते हैं तो x आ जाएगा प्लस का और ये प्लस का 2y है ही है, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 4 इक्वल टू 0। मैच कर लेते हैं, इक्वल टू में दे रखा है तो इसको इक्वल टू कर देते हैं और इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो x प्लस 2y इक्वल टू 4, ऑप्शन नंबर बी। तो मतलब देख के हम एनालाइज कर लेते हैं इस टाइप की चीजों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 हो गया, अब हम बात करेंगे 14 की। रेशियो पूछा है, रेशियो पूछते हैं भाई, ऐसा बच्चा ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं किसका, 50 मिनट्स का एंड टू एंड हाफ आवर का। देखो सबसे पहली चीज, कभी भी हम जब रेशियो निकालते हैं तो उनका यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए। 6th क्लास का क्वेश्चन है, 5th क्लास का बोल सकते हो, यूनिट सेम होना चाहिए। तो अगर यूनिट सेम होना चाहिए तो 50 मिनट्स अगर मैंने ऊपर रखा है तो नीचे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 50 मिनट्स ही रखने पड़ेंगे। बट दिस इज इन आर, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से चेंज करो, पहले 5/2 हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में, और इसको 60 से मल्टीप्लाई करो। बात आती है क्यों, क्योंकि ये आर में, आर को पहले मैं क्या करूंगा, मिनट में लाऊंगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, काट देंगे, 30 30 25 150 150 मिनट आ गया। मिनट से मिनट गया, रेशियो यूनिटलेस तो 1:3 आ गया। कितना आ गया 1:3 कहीं है, ये ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 था, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। इसमें कहा जाता है assertion A letter is chosen at random from the word mathematics, then the probability that it will be a vowel is 4/11। ये चीज कही जा रही है हमसे। अब ध्यान से देखते हैं, इसमें हमसे क्या बोला है कि इसमें एक मैथमेटिक्स है, देख लो आप अच्छे तरीके से। फिर हमसे बोला जाता है कि इसमें से हमने क्या चूज करें, वोवेल चूज करें। तो वोवेल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/11 होगी या नहीं, वो आपको बताना है। आइए चेकआउट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा m, मतलब 1 हो गया, ये 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया। सही है, 4 आपके पास क्या है, वोवेल्स है ना। वोवेल्स आपके पास कितने, 4 है, ठीक है। और टोटल कितने आपके पास है, 11 है। क्लियर है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 4/11 ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट P of E, देन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फॉर्मूला भी सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो बोथ असोसिएटेड रीजन आर ट्रू एंड एक्सप्लेन भी कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपके पास, ठीक है ना। एक चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, सर ए 2 बार रिपीट हुआ है तो वोवेल तो 3 ही हुए ना, ए आई और ई, नहीं, जो टोटल नंबर ऑफ वोवेल्स होते हैं उसकी बात करते हैं। नीचे एम भी तो 2 बार आया था, टी भी तो 2 बार आया था, ए भी तो 2 बार आया था, लेकिन टोटल लेटर्स कितने थे 11, तो हमने नीचे क्या लिया था, टोटल लेटर्स 11 लिया था। क्या इतनी बात समझ में आई? तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, एमसीक्यूज को अभी हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चंस को प्रोसीड करूंगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस नंबर से आप कनेक्ट हो सकते हैं, और अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट तो आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दें, अगर मैं कॉल रिसीव ना करूं तो आपको बहुत ही जल्दी रिप्लाई दे दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के सेशन में आप सभी चीजें जो है, सभी लोगों को सभी चीजें जो है समझ में आ गए होंगे, और अगर ऐसा है तो प्लीज प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, जय हिंद।